अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेज वे, यानी कि जो एयर है वो हमारी बॉडी में किस तरह इनहेल होता है और कौन कौन से रास्तों से वो एयर जाता है और जाके हमारे ब्लड्स में वो जो एयर है वो मिलता है। तो अगर हम डिस्कस करें इसको, तो एयर पैसेज वे को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो ये एक ट्यूब है, एक नाली है, एक ऐसी नाली है जिससे एयर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है और उस नाली के ज़रिए जो एयर है वो जाता है और अंदर जो एल्विलाई मौजूद है, लंग्स के अंदर ये जो एल्विलाइज मौजूद है उसमें ये एयर क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है। अगर हम जनरल इसकी करें, डिस्कशन करें, तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एयर पैसेज वे के। अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेज़ल कैविटी। ये जो बाहर वाली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है नेज़ल कैविटी, और उसके नीचे क्या है, माउथ है। अब ये जो नेज़ल कैविटी है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं। जब एयर इसके ज़रिए हम ले लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयर एंटर हुआ तो उससे जो एयर है वो जाता है एक और स्ट्रक्चर में जिसमें कहा जाता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद ये एयर क्या करता है, ट्रेवल करता है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स के बाद ये ट्रेके से गुज़र के जाता है दो स्ट्रक्चर में, ब्रांकियाई में, और ब्रांकियाई से फिर ये एयर डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रांकियोल्स में, और ब्रांकियोल से जाकर एल्विलाई में जाकर एयर गिरता है। तो ये जो एयर एल्विलाई में जाता है वहाँ पर कैपिलरीज के दरमियान इसका एक्सचेंज होता है। ये कैसे होता है तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट्स का क्या रोल है इस गैसियस एक्सचेंज में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोज़ को। अगर हम नोज़ को देखें तो ये एक स्ट्रक्चर हमने नोज़ का ड्रा किया हुआ है। नोज़ सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर है हमारे एयर पैसेज वे का वो है। अब नोज़ जो है, नोज़ अगर हम देखें उसमें आगे दो पोर्स मौजूद है, ओपनिंग मौजूद है। ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। इसके ज़रिए क्या होता है, बाहर इन्वायरमेंट से एयर जो है वो बाहर इन्वायरमेंट से एंटर होता है। इसके बाद ये जो दो एरिया है, ये वाली दरमियान में इसका एक लेयर मौजूद है, एक दीवार सा मौजूद है। इस एरिया को कहा जाता है नेज़ल सेप्टम्स, ये वाली जो एरिया है। और इस नेज़ल सेप्टम के बाद एक कैविटी मौजूद होती है, ये सारी एक कैविटी है। ये जो कैविटी है इसको कहा जाता है नेज़ल कैविटी, जहाँ पर जो एयर के बहुत सारे जो एयर के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स मिलते हैं और म्यूकस मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अगर हम नोज़ की स्ट्रक्चर को देखें, जो नोज़ का स्ट्रक्चर है तो ये डिपेंड करता है इथमाइड बोन पे। जो इथमाइड बोन होता है हमारे नोज़ के जो नेज़ल बोन्स है, नोज़ की जो हड्डी है इसके नीचे बोन्स होते हैं, इसका नाम है इथमाइड बोन्स। उस पे डिपेंड करता है कि नोज़ का शेप किस तरह होगा। और एक कार्टिलेज होता है, जिस तरह ये कार्टिलेज है, इसका नाम है हाइलीन कार्टिलेज। इन पे डिपेंड करता है कि नोज़ का शेप, जो साइज़ होगा, जो शेप होगा, वो किस तरह होगा। अगर ये इथमाइड बोन जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो नोज़ भी बाहर की तरफ उभरा होता है। अब हम नोज़ की फंक्शन को देखें तो नोज़ के बहुत सारे फंक्शन हैं। अब इस नोज़ के अंदर क्या हेयर्स होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं इनका काम होता है बाहर से कोई पार्टिकल आ जाए तो उसको कैप्चर करना, पकड़ना, यानी हम कह सकते हैं इसका काम है फिल्ट्रेशन। इसके साथ साथ इसी तरह सेम स्ट्रक्चर इसमें होता है। इस नोज़ में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम है सीलिया। सीलिया भी क्या काम करता है, ये भी सेम काम करता है नोज़ की तरह, वो भी कैप्चर करता है, बाहर से कोई पार्टिकल आ जाए तो उसको वो कैप्चर करता है। अच्छा, नोज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर नोज़ में एक और मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये सिक्रीट करता है नोज़ में म्यूकस को। जो नोज़ में म्यूकस, जो वेस्कस सब्सटेंस होता है, नोज़ में डिफरेंट कलर्स का होता है, वो जो म्यूकस है वो असल में कैप्चर करता है पार्टिकल्स को, बाहर से पैथोजन आ जाए या डस्ट पार्टिकल आ जाए, उसका काम भी है फिल्ट्रेशन करना। इस नोज़ में इसके साथ साथ बहुत सारे कैपिलरीज मौजूद होते हैं, और ये कैपिलरीज का काम होता है कि जो बाहर से जो एयर आता है उस एयर को वार्म करना। तकरीबन 30 सेंटीग्रेड तक ये क्या करता है, इस एयर को वार्म कर लेता है ताकि जो अंदर के लंग्स जो सेल होते हैं वो उसको डैमेज न कर ले। जो कोल्ड एयर है वो लंग्स के सेल को डैमेज करता है। अब ये म्यूकस का एक और भी काम होता है। जो म्यूकस होता है नोज़ में, वो जो एयर होता है उसको थोड़ा मॉइस्ट करता है ताकि अंदर जो एयर जाए वो अच्छे तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी परफॉर्म कर सके। ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है नोज़ के बारे में, ये हमने यहाँ तक नोज़ डिस्कस कर लिया। नोज़ के बाद एक और स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है फेरिंक्स। अब इस फेरिंक्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर फेरिंक्स की लंबाई हम देखें तो ये 14 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, डीप लंबाई इसकी होती है, यानी कि अंदर लंग्स की तरफ।
कौन शेप का होता है। अगर शेप इसका हम देखें तो ये कौन शेप सा है, आगे से जो है ये उभरा हुआ है और नीचे से जो है ये पतला सा हुआ है, ये कौन शेप का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें फर्दर इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर नोज़ की तरफ जो है, ये वाला हम कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं नेज़ल फेरिंग्स, और नीचे वाला जो है इसको ओरल फेरिंग्स, और जब ये दोनों मिलते हैं उसको कहा जाता है हाइपोफेरिंग्स। यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं इसको, ये पार्ट है इसका नाम क्या है, नेज़ल फेरिंग्स। ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर नोज़ की तरफ है, और नीचे जो माउथ की तरफ जो फेरिंग्स आया हुआ है उसका नाम है ओरल फेरिंग्स। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका नाम है हाइपोफेरिंग्स। तो यानी कि सिंपल ये है कि फेरिंग्स जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेरिंग्स। अगर हम लेरिंग्स को देखें तो लेरिंग्स जो है उसकी जो लंबाई है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर। और लेरिंग्स जो है ये 2 काम करता है, एज अ एयर कनाल के तौर पर भी काम करता है, और दूसरा लेरिंग्स का काम है एज अ फोनेशन, यानी साउंड को भी वो प्रोड्यूस करता है। अब लेरिंग्स की स्ट्रक्चर को हम देखें तो लेरिंग्स को अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लेरिंग्स इस तरह के प्लेट से बना होता है, कार्टिलेजस प्लेट से बना होता है। बहुत सारे कार्टिलेजस प्लेट्स मिलते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों साइड पे इसके जो वाल्स होते हैं, लेरिंग्स के जो वाल है, जो ये हम देख सकते हैं, ये जो वाल है ये कार्टिलेजस प्लेट से बने होते हैं। और इन कार्टिलेजस प्लेट में क्या होता है कि लेगमेंट्स के भी इस तरह के लेयर्स आए होते हैं, और वो लेगमेंट्स क्या करता है, इसको मजबूती प्रोवाइड करता है। साथ साथ मसल्स फाइबर्स भी बहुत सारे होते हैं, वो भी इसकी स्ट्रेंथनेस को प्रोवाइड करता है ताकि इसको मजबूती मिले। अगर लेरिंग्स के पार्ट्स को हम देखें तो लेरिंग्स के 2 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो फेरिंग्स के करीब है, इसको कहा जाता है ग्लाटस। और इस ग्लाटस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एपिग्लाटस। एपिग्लाटस का काम क्या होता है कि ये क्लोज और ओपन होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जो लेरिंग्स है ये क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होता है ताकि जो फूड के पार्टिकल्स है वो इस लेरिंग्स में ना चले जाए। तो जब ये क्लोज होता है तो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो लेरिंग्स में नहीं जाते, उस वक्त हम सांस नहीं लेते, सांस की नाली बंद होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है इस लेरिंग्स का, तो ये जो एपिग्लाटस है, इस एपिग्लाटस असल में ये अगर हम कंसिडर करें ये लेरिंग्स है तो ये इस तरह मौजूद होता है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ जाने के बाद ये इस तरह बन जाता है और सांस हम आसानी से एयर को अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह स्वेल अप हो जाता है। इस तरह स्वेल अप होने के बाद ये क्या कर लेता है, इस लेरिंग्स को बंद कर लेता है और क्लोज कर लेता है, और जो डस्ट के पार्टिकल्स या जो हम कह सकते हैं फूड के पार्टिकल्स है वो लेरिंग्स में नहीं जाते हैं। अक्सर आपने गौर किया होगा जब हम खाना खाते हैं तो कुछ टाइम क्या होता है कि जब हमारे फूड्स के पार्टिकल्स है वो लेरिंग्स में चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, शदीद खांसी होती है, क्योंकि हमारी जो लंग्स की जो सारी इनर लेयर है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि अंदर फूड पार्टिकल्स लेरिंग्स में या अंदर लंग्स में आ जाए। ये तो था एज एयर कनाल। इसके बाद जो लेरिंग्स है एज अ फोनेशन के तौर पर भी काम करता है। एज अ फोनेशन ऐसे काम करता है कि ये जो लेरिंग्स है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये लेरिंग्स जो इसका जो लोअर पार्ट होता है इस पे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड किस तरह फंक्शन करता है, वोकल कॉर्ड जब हम साउंड को एक्सहेल करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब हम बातें करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं नीचे से एयर पे ताकि एयर ऊपर आ जाए। जब हम साउंड को एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने से क्या होता है कि ये जो साउंड है, ये जो एयर है वो इस वोकल कॉर्ड पे लगती है। जब वोकल कॉर्ड पे लगती है तो ये वाइब्रेट करता है। ये वोकल कॉर्ड जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और उस आवाज़ को फिर हम टंग से क्या करते हैं, डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इस वोकल कॉर्ड को हम देखें तो वोकल कॉर्ड की जो साइज़ होती है वो मेल और फीमेल में अलग होती है। तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये जो मेल में होता है वो स्लाइटली लार्ज होता है, और जब ये लार्ज होता है तो ये जो इसके लिए वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा एयर चाहिए होगी, और ये वाइब्रेशन इसकी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जब इसकी कम वाइब्रेशन होती है तो ये क्या करता है, कम वाइब्रेशन जब किसी चीज़ को होती है तो वो कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को प्रोड्यूस करेगा। जब कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ प्रोड्यूस होगी तो वो जो आवाज़ होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी। जबकि फ़ीमेल में क्या होता है कि फ़ीमेल में जो वोकल कॉर्ड होता है वो स्लाइटली छोटा होता है।
स्लाइडली छोटा होने से क्या होगा कि ये इसकी जो वाइब्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी जब इस पर एयर लगेगी, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है जब उस पर प्रेशर लगता है तो वो जल्दी वाइब्रेट होती है। तो जब इस पे एयर प्रेशर लगता है इस वकल कार्ड पे तो ये वाइब्रेट होता है, ज़्यादा वाइब्रेट होता है। जब ज़्यादा वाइब्रेट होता है तो ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बारीक आवाज़ होती है, जिस तरह की फ़ीमेल की आवाज़ एक बारीक सी होती है। इसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया को मेन जो एयर कनाल है इस ट्रेकिया को कहा जाता है, क्योंकि मेन जो सारा फंक्शन है वो इस ट्रेकिया में सबसे बड़ा भी होता है, इसकी डायमीटर सबसे बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, और ये मेन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अगर हम ट्रेकिया को देखें तो ट्रेकिया में तकरीबन 16 से लेकर 20 तक सी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, हार्स शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हो ये इस तरह के सी शेप स्ट्रक्चर है, और ये कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होते हैं। ये अक्सर आपने ट्रेकिया में देखा होगा। और ये जो कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होते हैं ये एक सी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह सी शेप। और इसके पीछे वाली साइड पे ये जो पीछे वाले सी स्ट्रक्चर बन गया तो ये आधा साइड ये जो साइड है इस पर क्या होते हैं, इस पर मसल्स फाइबर्स होते हैं, यानी कि एक सी शेप स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज से बना होता है, और उसके पीछे क्या है, मस्कुलर फाइबर्स मौजूद होते हैं ट्रेकिया में। ट्रेकिया का जो डायमीटर है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और इस ट्रेकिया में भी जो है ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा है, जो कि एयर को और वार्म कर देती है, 30 से ज़्यादा वार्म करके तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस एयर को ये पहुंचा देती है। साथ साथ इस ट्रेकिया में छोटे छोटे हेयर्स भी सीलिए भी होते हैं, और जो सीलिया का काम होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है उसको कैप्चर करना, और साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है वो भी फॉरेन पार्टिकल को कैप्चर करता है। जब ये चीज़ें ये ट्रेकिया में फंस जाती है तो ट्रेकिया क्या करता है, इसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करता है, बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, जो कि हम खांसी के ज़रिए इसको निकालते हैं। तो जो हमें जब ज़्यादा पार्टिकल इसमें जमा हो जाते हैं तो फिर हम खांसी में आती है, तो ये असल में ये होता है ट्रेकिया की वजह से। इसलिए इसको मेन जो एयर कैनाल कहा जाता है, क्योंकि सारा जो मेन जो ज़्यादातर यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो होता है ये यहाँ पर होता है। क्योंकि अगर सम टाइम क्या कर लेते हैं, ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि हम एयर को माउथ के ज़रिए लेते हैं, तो माउथ में तो ये सारा प्रोसेस नहीं होता, माउथ में जस्ट सिलेवरी एंजाइम होते हैं, वो कुछ पार्टिकल्स कुछ या डस्ट को या कुछ पैथोजन को किल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टिकल्स वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है फिर वो ट्रेकिया करता है। ये ट्रेकिया का जो स्ट्रक्चर है। अब ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हुआ है फर्दर 2 स्ट्रक्चर में, उसका नाम है ब्रोंकी। जो ब्रोंकी असल में है 2 है, ये 2 ब्रोंकी है। लेकिन अगर हम राइट जो ब्रोंकी है उसको हम देखें, ये वाली इस वाली ब्रोंकी को, तो इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, डायमीटर इसका ज़्यादा होता है और लेंथ इसका कम होता है। इसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो राइट लंग्स में चले जाए, क्योंकि जो राइट लंग होता है वो तकरीबन 56% एरिया को ऑक्यूपाई करता है, जबकि लेफ़्ट होता है वो 44 को। तो ज़्यादा वहाँ पर एल्विलाइज होते हैं, ज़्यादा ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो ज़्यादा एयर वहाँ को भी पहुँच जाए, और वहाँ पर भी अगर ये ब्रोंक्यूल्स में थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन भी होती है, वहाँ पर भी अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाए। तो ये जो ब्रोंकियाई है इसको भी फर्दर 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। ये जो ब्रोंकियाई अगर इसको हम इस तरह डिवाइड करें, ये जो ऊपर ट्रेकिया की तरफ ब्रोंकी है इसको प्राइमरी ब्रोंकियाई कहा जाता है, और जो नीचे एल्वेलाई या ब्रोंक्यूल्स की तरफ ब्रोंकी है इसको सेकेंडरी ब्रोंकियाई कहा जाता है। और ये भी इसी तरह जिस तरह ट्रेकिया में कार्टिलेजेस होते हैं इसमें भी कार्टिलेजेस होते हैं, लेकिन ये स्मॉल कार्टिलेजेस होते हैं, और जो ट्रेकिया कार्टिलेज होते हैं वो लार्जर कार्टिलेजेस होते हैं। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल का जो साइज़ होता है वो 1 मिलीमीटर तक होता है डायमीटर इनका, और इनमें कार्टिलेजेस नहीं होते। अगर हम ब्रोंक्यूल्स को देखें तो देखो ये ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई डिवाइड होती है फर्दर ब्रोंक्यूल्स में, जिस तरह हम इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। जो सारे जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर है ये सारे ब्रोंक्यूल्स है। इनका जो वाल होता है एक थिन वाल होता है, यानी कि ये ब्रोंक्यूल्स फॉर एग्जांपल है एक थिन वाल के बने होते हैं, इस तरह एक थिन वाल होता है इनका। तो ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करते, एयर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ये होते मस्कुलर, तो इस तरह एयर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। जैसा कि हम देखें इसमें तो अच्छा, जब हमें एयर की ज़्यादा ज़रूरत हो तो ये क्या हो जाता है, ये डायलेट हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या होती है हमारी बॉडी में अंदर आ जाती है, यानी इनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। जब हमें एयर की ज़रूरत कम होती है तो ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये अपने साइज़ को कंट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि कम से कम एयर जो है वो अंदर बॉडी में आ जाए। इसके बाद जो है वो है एल्विलाई।
एल्विलाई को अगर हम देखें तो ये ग्रेव्स की तरह स्ट्रक्चर है। बहुत सारे एल्विलस, एक को एल्विलस कहा जाता है, एल्विलस मिलते हैं और एक एल्विलाई ग्रेव्स नमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह हम देखो ये कैपिलरीज जो ब्रांक्योलस है उसके टिप्स पर ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका इसका नाम है एल्विलाई। एल्विलाई सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैली नमा स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये जिस तरह एक गुब्बारे में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, तो इस तरह एक एल्विलाई में भी ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एल्विलाई जो है ये बेसिक यूनिट है लंग्स का। तकरीबन क्या जाता है कि ये 700 मिलियन जो एल्विलाई है वो दोनों लंग्स में पाई जाती है। तकरीबन 350 मिलियन तक जो एल्विलाई है वो एक लंग्स में मौजूद है। इन एल्विलाई के ऊपर डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इस तरह मौजूद होता है। जिस तरह ये रेड कलर के स्ट्रक्चर है, इन कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन बाहर से आता है वो इन कैपिलरीज में जाके गिरता है। यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है असल में एल्विलाई और कैपिलरीज के दरमियान होता है। तो अगर हम इन एल्विलाई को देखें तो ये जो एल्विलाई है इसका जो आउटर लेयर है इसको कहा जाता है स्क्विमस एपिथेलियम। इस लेयर के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो एल्विलाई से बाहर निकलता है, कैपिलरीज में जाके गिरता है। और अगर हम एक एल्विलाई को देखें तो इस एल्विलाई में एक छोटा सा पोर ऊपर होता है, उसका नाम है पोर्स ऑफ कोहान। असल में ये पोर्स ऑफ कोहान का काम ये होता है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एल्विलाई है उसको ऑक्सीजन पहुंच गया बहुत सारा, अब वो ऑक्सीजन उससे ज़्यादा हो रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और साथ वाली एल्विलाई में ऑक्सीजन कम है, तो इन पोर्स ऑफ कोहान के ज़रिए एक एल्विलाई से ऑक्सीजन जाता है दूसरी एल्विलाई में और इसी तरह मेंटेनेंस होती है गैसेस की। सिंपली बात यह है कि एल्विलाई एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सेक नमा स्ट्रक्चर है जो कि गैसेस एक्सचेंज करता है। मेन जो कैपिलरीज और एल्विलाई के दरमियान जो मेन गैसेस एक्सचेंज इसके ज़रिए होता है।